नमस्कार साथियों, हिंदी मंथन के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप उन्हें देखते रहें। तो साथियों, हमारा एकमात्र इस समय उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को फोकस करके उस पर हर एक चीज़ को इतने अच्छे से पढ़ें कि कोई भी प्रश्न हमारा छूटने ना पाए, क्योंकि एक एक मोती से ही पूरी माला बनती है। और इसी क्रम में हम एक एक मोती अर्थात एक एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी प्रश्न कहीं से छूटने ना पाए। और हिंदी विषय के लिए आप बिल्कुल भी चिंतित ना हों। जैसे आप जिस तरह से अभी तक आपने तैयारी की है, तो उसी तरह से तैयारी में और ज़्यादा जुट जाएं, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और परीक्षा आपके लिए किसी भी तरह का भय ना लाए और उसके लिए आपकी तैयारी इतनी दमदार हो कि बस देखते ही आपको लगे कि अरे ये प्रश्न तो हमारे सारे पढ़े हुए हैं। और जब ये ऐसा होगा तो यकीन मानिए, जब आप पेपर दे के आएंगे तो आपको खुद में इतनी खुशी मिलेगी जिसका कि कोई भी जवाब नहीं है। तो साथियों, बस इसी आशा के साथ कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होती रहे और आपका सहयोग मेरी तरफ से जो भी हो सकता है वह मैं करती रहूं। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का उपसर्ग हिंदी व्याकरण में हालांकि बहुत ही सिंपल सा माना जाता है, बहुत साधारण टॉपिक लोग मानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ से भी पूछ लेता है और कभी कभी हमारा दिमाग काम नहीं करता है और हम वो भी गलत कर देते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस होकर ये सोच लेते हैं कि अरे ये तो हमें सब पता ही है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें होती हैं, ये नंबर हमारे इस तरह के होते हैं जो हमें औरों से आगे कर देते हैं। जो हमें चीज़ें हमारे लिए सरल हैं वह हमारी किसी भी हालत में गलत नहीं होनी चाहिए। तो बस इसी क्रम में आपके साथ कदम से कदम मिलाते हुए एक और टॉपिक के साथ आइए फिर से चलते हैं अपनी परीक्षा की तरफ, परीक्षा की तैयारी की ओर और अपने लक्ष्य की तरफ। तो साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग को। तो उपसर्ग क्या है, सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि उपसर्ग है क्या। तो देखिए, लिखा हुआ है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं कि वे शब्द होते हैं जो कि किसी शब्द के पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल दें, उन्हें ही हम उपसर्ग कहते हैं। फिर है कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन प्रत्येक उपसर्ग एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। क्या कहता है कि उपसर्ग का अपना तो कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जो प्रत्येक उपसर्ग है वह एक विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे कि आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं के अर्थ में किया जाता है। क्या हम आ का जो आ हमारा उपसर्ग है उसका प्रयोग हम नहीं के अर्थ में करते हैं, लेकिन किसी वाक्य में हम नहीं की जगह आ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हम वाक्य की बात करें तो उसमें हम नहीं ही लिखेंगे, उसकी जगह पर आ नहीं लिख सकते, जबकि उपसर्ग में आ को नहीं के लिए लिखा जाता है। आ का अर्थ होता है नहीं। तो इस तरह ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम ध्यान में रखकर अपना इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, आगे लिखा है कि किसी शब्द की तरह उपसर्ग का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। जैसे कि हम किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं, उसी तरह से हम किसी उपसर्ग को नहीं लिख सकते हैं। उपसर्ग का प्रयोग केवल हम शब्द के साथ जोड़कर ही उसको कर सकते हैं। अगला है कि संस्कृत भाषा का उपसर्ग सदैव तत्सम शब्दों के साथ जोड़ा जाता है, अर्थात जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग हैं वो सदैव तत्सम शब्दों के साथ ही लगते हैं। हिंदी भाषा के उपसर्ग सदैव हिंदी भाषा के साथ तथा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग विदेशी भाषा के साथ। कहने का तात्पर्य है कि जिस भाषा का उपसर्ग होगा वह उसी भाषा के शब्द में
उसका प्रयोग किया जा सकता है। हमें इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है। इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए कठिन हो जाता है कि जिस भाषा का ये शब्द है तो हमें उसी भाषा में इसका प्रयोग करना है। अब जब हम जानते हैं कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, तो उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं? उपसर्ग हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग, उर्दू भाषा के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अब इन सब को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिंदी भाषा के उपसर्गों को। हिंदी भाषा के उपसर्ग देखिए, इनमें अर्थ के साथ लिखा है, जिससे कि हमें ये पता हो जाए कि किस शब्द का क्या अर्थ होगा, तभी हम उसका नवीन शब्द यानी कि उससे नया शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग का प्रयोग करके हम नया शब्द तभी बना सकते हैं जब हमें उसका अर्थ मालूम हो। तो सबसे पहले देखिए, अन का अर्थ होता है नहीं, और इससे शब्द जो बनते हैं वो हमारे अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल। दूसरा शब्द अध का अर्थ होता है आधा। इसका नवीन शब्द बनेगा अधपका, अधखिला, अधगला और अधजला। उन जो उपसर्ग है इसका अर्थ क्या होगा? एक कम। उनका क्या होगा? एक कम। अब हम जो भी यहाँ पर ये शब्द देख रहे हैं उसमें एक कम का भाव होना चाहिए, जैसे कि 39, मतलब कि 40 में एक कम। 29 में एक कम। 59, 19। इस तरह इन सभी शब्दों में भाव यह आ रहा है कि एक कम। फिर आता है हमारा अगला उपसर्ग औ का होता है अर्थ अव का, इससे शब्द क्या बनते हैं? औगुण, औगढ़, औतार, औसर। साथियों, एक चीज़ का हमें और भी ध्यान रखना है कि हमें शब्दों के साथ इस तरह से देखना है कि हम उपसर्ग को यदि शब्द से अलग कर दें तब भी हमारा शब्द जो है कुछ ना कुछ अर्थ दे, मतलब सार्थक शब्द के साथ ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है, क्योंकि अगर उपसर्ग अलग भी किया जाएगा तब भी वह शब्द कुछ ना कुछ अपना सार्थक रहेगा। तो अगला हमारा उपसर्ग है कु का अर्थ होता है बुरा, और इसके नवीन शब्द क्या बनेंगे? कुपुत्र, कुरूप, कुख्यात, कुचक्र। अगला है हमारा चौ का होता है अर्थ चार में क्या होगा? चौराहा, चौमासा, चौरंगा, चौमुखा। अगला शब्द पच का अर्थ 5। इनके शब्द क्या बनेंगे? पचमेल, पचकुटा, पचमढ़ी, पचरंगा। तो आगे का शब्द है हमारा पर। तो पर क्या होता है? पर का अर्थ होता है दूसरा। इसके शब्द बनेंगे परहित, परदेशी, परकोटा, परलोक। अगला शब्द है हमारा भर का है अर्थ पूरा। देखिए, पूरा है तो पेट में हमने भर जोड़ दिया तो ये हो गया भरपेट। पूर में हमने भर जोड़ दिया भरपूर। भरसक और भरमार, ये शब्द हमारे नए शब्द बन गए भर से। अब अगला शब्द है हमारा सा का अर्थ होता है सहित। सा का अर्थ क्या होगा? सहित। इसके शब्द क्या बनेंगे? सफल। गुण में सा जोड़ा हो गया सगुण, बल में सा जोड़ा तो हो गया सबल, और कर्मक में जोड़ा सकर्मक। अगला शब्द है चिर का अर्थ होता है सदैव। तो इसके नए शब्द बनेंगे चिर यौवन, चिरकाल, चिरस्थायी और चिर परिचित। आगे का हमारा शब्द है ना, जो कि नहीं का अर्थ देता है, और इसके शब्द बनेंगे नकुल, नास्तिक, नेति, नोति, नगण्य। तो अगला शब्द है हमारा बहु का होता है अर्थ ज़्यादा। तो क्या कहते हैं? इसके नए शब्द क्या बनेंगे? बहुमूल्य, बहुवचन, बहुसंख्या। अगला है हमारा शब्द सम का अर्थ होता है समान। अब इसके नवीन शब्द क्या बनेंगे? समकोण, समतुल्य, समकालीन और समकक्ष। अगला हमारा शब्द होता है दो का अर्थ होता है बुरा या हीन। तो इससे नए शब्द बनते हैं दुबला, दुर्बल, दुर्जन और दुकाल। अगला शब्द है ती का अर्थ होता है 3। इसके शब्द बनेंगे तिपाई, तिकोना, तिरंगा और तिगुना। अगला शब्द है नाना का अर्थ होता है विभिन्न।
इसके शब्द बनेंगे नाना रूप और नाना प्रकार। अगला हमारा शब्द है ऊ। ऊ का अर्थ होता है ऊंचा। इस ऊ उपसर्ग होगा, इसका अर्थ होगा ऊंचा। और इसके नए शब्द क्या बनेंगे हमारे? उचक्का और उजड़ना। अब हम आते हैं अपने संस्कृत भाषा के उपसर्गों पर। तो संस्कृत भाषा में कुल 22 उपसर्ग हैं। कितने हैं इसकी संख्या? 22। तो आइए उनको भी पढ़ते हैं। सबसे पहला है अति। और परीक्षाओं में साथियों ये याद रखना है कि अधिकांशतया ये संस्कृत के उपसर्ग ही पूछता है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। उसने ये दिया अति शब्द, उदाहरण के लिए हम ले तो अति दे दिया, तो अति का हमारा क्या है? हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसके लिए तत्सम शब्दों को जोड़ना होगा, इसके साथ हमें तत्सम शब्दों को ही जोड़ना होगा। तो इसीलिए ये थोड़े से कन्फ्यूजन वाले होते हैं, तो हमें इनको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला शब्द अति। अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। इससे नवीन शब्द बनेंगे अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र और अतिशय। अगला उपसर्ग है हमारा अधि। अधि का अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। प्रधान भी हो सकता है और श्रेष्ठ भी। और इसका नवीन शब्द हमारा बनेगा अधिनियम, अनुकरण, अनुनाद, अनुभव। अब आता है हमारा अनु। अनु का क्या होता है? पीछे। अनु का अर्थ होगा पीछे। तो इसके नए शब्द बनेंगे अनुचर, अनुकरण, अनुनाद, अनुभव। अगला शब्द हमारा अप। अप का अर्थ होता है बुरा। और इसके नए शब्द क्या बनेंगे? अप को हम जोड़कर क्या बना सकते हैं? अपयश, अपकार। कीर्ति में जोड़ा तो हो गया अपकीर्ति और अपयश। अगला है हमारा अभि। अभि का अर्थ होता है पास। तो इसके शब्द बनेंगे नए अभिवादन। वादन में हमने अभि जोड़ा तो ये हो गया अभिवादन, अभिनव, अभिनय और अभियोग। अगला है हमारा उपसर्ग अव। अव का अर्थ होता है हीनता। इसके शब्द बनेंगे अवगुण, अवनति, अवशेष, अवरोहण। अगला हमारा उपसर्ग है आ। आ का अर्थ होता है तक या से। तो इसके हमारे नवीन शब्द क्या बनेंगे? आघात, आरक्षण, आगमन, आजन्म। अगला है हमारा उपसर्ग उत। उत का हमारा अर्थ होता है श्रेष्ठ। उत का अर्थ होता है हमारा श्रेष्ठ। और इसके नए शब्द बनेंगे उत्पत्ति, उत्कृष्ट, उल्लेख और उत्पीड़न। अगला हमारा उपसर्ग है अप। माफ़ कीजिएगा, अप नहीं, उप। उप का अर्थ होता है सहायक। उप का क्या होगा अर्थ? सहायक। और इसके नए शब्द बनेंगे उपभोग, उपवन, उपयोग और उपहार। अगला हमारा उपसर्ग है दुर। दुर। दुर में देखिए नीचे हलंत लगा हुआ है और जिसका अर्थ होता है कठिन या गलत। कठिन या गलत। इसका शब्द बनेगा नया दुर्दशा, दुर्गुण, दुराचार और दुरुपयोग। तो अगला हमारा क्या है? शब्द हमारा आता है दुस। दुस का भी अर्थ होता है बुरा या कठिन। तो आगे का इसके शब्द क्या बनेंगे? दुष्कर, दुष्कर्म, दुस्साहस। फिर हमारा उपसर्ग आता है नि। नि का अर्थ होता है बिना। तो इसका क्या बनेगा नया शब्द? निगम, निवास, निबंध और निडर। देखिए यहाँ पर हम हर एक जो उपसर्ग लगा रहे हैं, यदि हम उनको हटा भी दें तब भी हमारा जो शब्द बचेगा वो पूरा पूरा सार्थक बचेगा। जैसे कि निस। निस का भी अर्थ होता है बिना या बाहर। बिना या बाहर। इसके शब्द बनेंगे निष्काम, निष्कर्म, निश्छल और निष्पाप। इन सभी में देखिए अगर हम निस हटा दें तब भी ये अपना पूरा पूरा अर्थ दे रहे हैं। जैसे कर्म में हमने निश जोड़ा तो हो गया निष्कर्म, काम में हमने निश जोड़ दिया तो हो गया निष्काम। तो हमें ये ध्यान रखना होगा। अगला हमारा उपसर्ग है निर। निर, इसका भी अर्थ होता है बिना। तो इसका हमारा शब्द होगा निराकार, नीरस, निरक्षर और निडर, निरादर। तो ये हमारे हो गए निर के नए शब्द। अब हमारा आता है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे, आगे। और इसके नवीन शब्द हम क्या बनाएंगे? प्रदान। बल में जोड़ा तो हो गया प्रबल, योग में जोड़ दिया तो हो गया प्रयोग, हार में जोड़ दिया तो हो गया प्रहार। अगला हमारा उपसर्ग है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत।
इसके नवीन शब्द बनेंगे पराजय, पराभाव, परामर्श और पराक्रम। अगला हमारा उपसर्ग है परि, परि यानी कि चारों ओर। अब इसका अर्थ होता है चारों ओर और इसके नए शब्द बनेंगे परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण और परीक्षा। अगला हमारा उपसर्ग है प्रति, प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक। तो प्रत्येक से नए शब्द क्या बनते हैं प्रति से? प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा और प्रतिरूप। अब हमारा अगला उपसर्ग है वे का अर्थ होता है विशेष। देखिए हम विशेष के लिए वे शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो उपसर्ग हमारा बना वे का अर्थ हो गया विशेष और नया शब्द बना विजय, विहार, व्यवहार, विख्यात। अगला हमारा उपसर्ग सु का अर्थ होता है अच्छा, अच्छा और इसके नवीन शब्द सुगंध, सुयश, सुमन और सुशील। अगला हमारा उपसर्ग है सम का अर्थ होगा अच्छी तरह। इनके नए शब्द बनेंगे संतोष, संगठन, संकल्प, संरक्षा। अगला हमारा उपसर्ग है अन का अर्थ होता है नहीं अथवा बुरा। इसके हमारे नए शब्द बनेंगे अनंत, अनुपयुक्त और अनुपयोगी। तो साथियों ये हमने संस्कृत के जो उपसर्ग पढ़े, इनसे हमें केवल उपसर्ग ही नहीं मिले वरन हमें ये भी पता चला कि कौन सा शब्द किस तरह से सही लिखा जाता है और वह तत्सम है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं केवल तत्सम शब्दों में जुड़ते हैं। तो ये जितने भी हमने शब्द पढ़े ये सब तत्सम शब्द ही हैं। अब हम आते हैं उर्दू भाषा के उपसर्ग पर। अब उर्दू भाषा के उपसर्ग जो हम पढ़ने वाले हैं इससे हमें उर्दू भाषा के शब्दों का भी ज्ञान हो जाएगा कि यदि हमसे पूछ लेता है कि ये किस भाषा का शब्द है तो हम ये तुरंत बता सकते हैं कि ये उर्दू भाषा का शब्द है। तो आइए कुछ उपसर्ग उर्दू के पढ़ते हैं कौन से होते हैं। सबसे पहला है ला जिसका अर्थ होता है बिना और इसके नवीन शब्द क्या बनते हैं लावारिस, लाजवाब, लापता और लाचार। अगला हमारा शब्द है बद का अर्थ होगा बुरा। इसका नवीन शब्द बनेगा बदसूरत, बद दिमाग, बदनाम, बदकिस्मत। अगला हमारा आता है कम का अर्थ थोड़ा। नवीन शब्द बनेगा कम वक्त, कम दिमाग, कमज़ोर और कम अक्ल। अगला हमारा शब्द है बे का अर्थ हो गया बिना। तो इनके नवीन शब्द बनेंगे बेकाम, बेअसर, बेईमान, बेरहम। अगला हमारा उपसर्ग होगा गैर का अर्थ हो गया के बिना। नवीन शब्द होगा गैर कानूनी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। अगला उपसर्ग ना का अर्थ होता है अभाव। तो अभाव इसके नए शब्द बनेंगे नाराज, नालायक, नादान और नामुमकिन। अगला उपसर्ग खुश का अर्थ होगा श्रेष्ठता और इसके नवीन शब्द बनेंगे खुशनुमा, खुशबू, खुश दिल। अगला उपसर्ग हो गया हम का अर्थ होता है बराबर। तो बराबर इसका नया शब्द बनेगा हम उम्र, हम राम, हम राज, हम पेशा, हम दर्दी। अगला हमारा उपसर्ग है एन का अर्थ हो गया ठीक। इसके नए शब्द बनेंगे एन वक्त, एन जगह। अगला हमारा उपसर्ग है सर का अर्थ होगा मुख्य। तो और इसके शब्द बनेंगे सरताज, सरदार और सरकार, सरपंच। तो ये सब सर से जुड़कर नए शब्द बने। अब हमारा नया एक उपसर्ग आता है बेश इसका अर्थ होगा अत्यधिक। तो इसके नए शब्द बनेंगे बेशकीमती, बेशक्ल, बेशऊर। तो ये हमारा था वेश। अब है हमारा बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है सहित। तो सहित इसका नया शब्द बनेगा बाकायदा, बाइज्जत, बामौका। अगला हमारा उपसर्ग है अल का अर्थ होगा निश्चित और इसके नए शब्द बनेंगे अलविदा, अलगरज, अल सुबह। ये हमने उर्दू के उपसर्ग पढ़े और ये हमारे उर्दू के शब्द भी इतने तैयार हो गए कि हमें पता चल गया कि ये सारे शब्द हमारे उर्दू भाषा के हैं। अब हम आते हैं कुछ अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों पर। तो अंग्रेजी भाषा में कौन कौन से हैं? पहला है सब, इसका अर्थ होगा अधीन या नीचे। नवीन शब्द हो गया सब जज, सब इंस्पेक्टर, सब कमेटी।
फिर आता है डिप्टी। डिप्टी का अर्थ है सहायक, तो इसका नवीन शब्द होगा डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कलेक्टर। वाइस का अर्थ हो गया सहायक, इसका नया शब्द होगा वाइस चांसलर, वाइस राय, वाइस प्रेसिडेंट। अगला हमारा शब्द जनरल। जनरल का अर्थ प्रधान, इसका नवीन शब्द बनेगा जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। और फिर अगला हमारा उपसर्ग है को का अर्थ हो गया सहित, इसके नए शब्द बनेंगे कोऑपरेशन, को एजुकेशन, जिसकी हम बात करते हैं। तो अगला हमारा उपसर्ग है डेली, माफ़ करिए टेली। टेली का अर्थ हो गया दूर, टेली का अर्थ हो गया दूर, और इसका नवीन शब्द बना टेली से ही बना है टेलीविज़न, टेलीफोन और टेलीस्कोप। तो इस तरह हमने ये अंग्रेजी भाषा के और उर्दू भाषा के उपसर्ग भी देख लिए। अब हमारा सबसे कठिन वाला पोर्शन आता है कि जहाँ पर दो उपसर्गों से कुछ शब्द होते हैं जो निर्मित किए जाते हैं। अब ये दो उपसर्ग वाले कुछ निर्मित जो शब्द होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो देखिए पहला है निर प्लस आ प्लस करण, और पूरा शब्द मिलकर बन गया निराकरण। इसमें निर और आ क्या है, ये हमारा प्रत्यय है। करण में हमने निर जोड़ा, आ जोड़ा, तो ये हो गया निराकरण। इसी तरह से कार शब्द में हमने प्रति जोड़ा और उप जोड़ा, ये दोनों हमने उपसर्ग जोड़े तो बन गया प्रत्युपकार। प्रति प्लस उप प्लस कार हो गया प्रत्युपकार। इसी तरह से हमने कृत शब्द में सम और सु दो उपसर्ग जोड़े, सु और सम प्लस कृत, तो हमारा क्या बन गया सुसंस्कृत। इसी तरह से हार शब्द में हमने क्या जोड़ा, अन प्लस आ, अन प्लस आ प्लस हार, तो ये क्या बन गया अनाहार। और आगे आता है चार शब्द में हमने जोड़ा आ और सम प्लस आ प्लस चार, तो हमारा बन गया समाचार। फिर आता है अगला हमारा अन प्लस आ प्लस शक्ति, तो क्या बन गया हमारा अनाशक्ति। अन प्लस आ प्लस शक्ति, तो हमारा बना अनाशक्ति। इसी तरह से आ प्लस सु प्लस रक्षित, तो हमारा हो गया असुरक्षित। आ प्लस सु प्लस रक्षित असुरक्षित। फिर है सम प्लस आ प्लस लोचना, समालोचना। सु प्लस सम प्लस गठित, सुसंगठित। आ प्लस नि प्लस यंत्रित, अनियंत्रित। फिर है अति प्लस आ प्लस चार, तो हमारा हो गया अत्याचार। फिर आता है अ प्लस प्रति प्लस अक्ष, तो हो गया अप्रत्यक्ष। तो साथियों इस तरह से हमने ये दो उपसर्गों से निर्मित भी कुछ शब्द पढ़ लिए। इन शब्दों को आपको बहुत ध्यान से थोड़ा पढ़ लेना होगा, क्योंकि ये अक्सर इन्हीं में से लगभग पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 ऑप्शन वो दे देगा और आपसे पूछेगा इसमें कौन कौन से उपसर्ग हैं। अब आपको तो यही ध्यान होगा कि उपसर्ग तो एक ही लगता है, लेकिन वहीं पर हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये जो दो उपसर्गों वाले शब्द हैं इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ लें और अच्छे से कंठस्थ भी कर लें। तो साथियों इस तरह देखा आपने कि हमने पूरा का पूरा उपसर्ग पढ़ लिया। जितने भी उपसर्ग हमारे होते थे वो हमने पढ़ लिए। अब उम्मीद है कि आपको उपसर्ग छांटना, उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाना, ये सब बहुत अच्छे से आ चुका होगा। और साथियों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। जो भी बात आपको वीडियो में अच्छी लगी हो उसका जिक्र यहाँ पर करें, जिससे कि हमें भी कुछ पता चले कि हमारी मेहनत सफल हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। हमें इसी तरह से आगे वीडियो बनानी है या फिर कुछ अपने में चेंज लाना है, और ये बात केवल आप लोग ही हमें बता सकते हैं। तो साथियों यदि आपको कुछ भी और अपनी सलाह देनी हो या फिर कुछ बताना हो तो कृपया कमेंट करके बता दें, और फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।